बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ में सरवत वलीम और हारून रशीद साहब भी हमारे हमरा मौजूद हैं। प्रोग्राम मुकाबिल में गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से ही आगाज़ करेंगे। आज गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ, दुश्वार कठिन रास्ता था, बर्फबारी शदीद हुई, बारिश हुई, मौसम ख़राब रहा और कोरोना भी था, जिसके बावजूद पोलिंग का ये अमल जारी रहा और पूरे दिन में तमाम लोग इस पोलिंग का हिस्सा बने, अपने अपना वोट कास्ट किया। और खुशाइंद बात यह थी कि बहुत सारे उम्र रसीदा अफराद भी हमें देखने को मिले जिन्होंने पोलिंग स्टेशन का रुख किया, अपना अपना वोट कास्ट किया। ऑपोजिशन का एक मरतबा फिर से धांधली के इल्जामात के हवाले से सुनने में बयानात आ रहे हैं, मगर कहा जा रहा है कि अवाम जो गिलगित बल्तिस्तान की आज उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करके एक नए गिलगित बल्तिस्तान की बुनियाद रख दी है। ये इलेक्शन कितना शफाफ रहा, वहां पर लोगों का जोशो खरोश कैसा था, खातून की कितनी बड़ी तादाद निकली और नताइज कुछ भी हो, कोई भी पार्टी जीते या हारे, गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा आने वाले फ्यूचर के हवाले से तफसील के साथ बात करेंगे। इसके साथ साथ मुल्क की मौजूदा सियासत के ऊपर भी गहरी नजर रखे हुए, इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। जहांगीर तरीन साहब की खासतौर पर बात करेंगे, उनकी एक और नई मुश्किल और काफी बड़ी मुश्किल है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हारून साहब का तजिया लेंगे। इसके साथ साथ मुल्तान में जो नून लीगी एमएन गिरफ्तार हुआ, उस पर नून लीग जो इल्जामात लगा रही है वो भी शामिल रहेंगे। और इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन के अगवा और तशद्दुद के मामले के ऊपर भी मैं तफसील के साथ बात करूंगी। सबसे पहले हमारे नुमाइंदे गिलगित से राना तारिक तो मौजूद होंगे, उनकी तरफ जाएंगे, मगर उससे पहले हारून साहब, खुशाइंद बात यह है और यकीनी तौर पे काबिल तहसीन भी है, मौसम भी कैसा था, हालात भी कैसे थे, कोरोना का भी जोर था, मगर गिलगित के लोग निकले और उन्होंने सब ने जाकर अपना अपना वोट कास्ट किया। जी, गिलगित बल्तिस्तान दयामीर बड़ी डाइवर्सिटी है, 6 जुबानें बोली जाती हैं, बल्ती और शीना और ख्वार और कौन कौन सी जुबानें हैं, क्योंकि बहुत दुश्वार गुजार इलाके हैं। ये बलूचिस्तान की तरह आबादी हैं, बहुत दूर दूर हैं और ये कनेक्टेड नहीं थे, ये अलग अलग परवान चढ़ते रहे हैं। अगर कोरोना ना होता, अगर बर्फबारी और बारिश ना हो रही होती और अगर ये इलेक्शन जून या जुलाई में होते तो पोलिंग अब भी अंदाजा 50 से 60% होगी थी और 70-80% पोलिंग हो जाती। ये अपनी नौइयत के मुनफरद इलेक्शन है, ऐसा जोशो खरोश इससे पहले कभी देखने में नहीं आया। उसकी वजह है कि बहुत तवक्कुआत हैं उनकी और उसमें से बात तवक्कुआत जरूर पूरी होंगी, सारी भी पूरी हो सकती हैं, 100% तो कभी नहीं होती, लेकिन बेशतर तवक्कुआत पूरी हो सकती हैं। तो धांधली वांधली का भी है, उस पर आगे चल के बात करते हैं बिल्कुल। चलें हारून साहब, इस तरह से कर लेते हैं कि जरा गिलगित की सिचुएशन के ऊपर बात कर लेते हैं इलेक्शन के हवाले से। राना तारिक हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मौजूद से उनकी तरफ बढ़ते हैं। राना तारिक, मुझे ये बताएगा इस वक्त वहां पर हालात कैसे हैं, आबो हवा कैसी है, मौसम का जोर कितना सख्त है, अवाम कितनी बड़ी तादाद में निकली है और गिलगित के अंदर हमें कैसा माहौल देखने को मिलेगा अगर सियासी लिहाज से बात करते हैं? जी देखिए, गिलगित की तारीख में ये पहला इलेक्शन है जो बड़े एक्टिव अंदाज में जो है तमाम सियासी जमातों ने बड़े एक्टिव अंदाज में लड़ा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है और आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद, यानी हर हल्के में 10-15-20 के करीब जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे इस इलेक्शन में। अपनी नौइयत का ये मुनफरद इलेक्शन इसलिए है कि एक तो सर्द मौसम है और दूसरा जिस अंदाज से इलेक्शन कंपेन लोगों ने की, पार्टिसिपेशन की, हर पार्टी का जलसा, बड़ा बड़ा जलसा हुआ है। आज़ाद उम्मीदवारों ने जिस अंदाज से कंपेन की, ये बड़ा मुस्बित जो है पैगाम है पाकिस्तान की आवाम के लिए और डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए। लेकिन सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि जीबी रीजन, पूरे रीजन में जो है लिटरेसी रेट जो है वो 90% और 90% से ऊपर है। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे अंदाज में बात करते हैं, सुनते हुए अंदाज में बात करते हैं। यहाँ पर हमने ओवरऑल देखा है कि खवातीन की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही है। अमूमन देखा जाता था कि शहरी इलाकों में जो है खवातीन जो है पार्टिसिपेशन करती हैं इलेक्शन में, देहाती लोग जो है वो नहीं करते। इस बार जो है बरक्स जो हमने देखा है कि देही इलाकों में खवातीन की पोलिंग बूथ जो है वो कतार दर कतार
भरी हुई थी, खवातीन अपने घर पे। अच्छा, आपने खातीन से मुताल्लिक बात की। राना तारिक, आप हमारे साथ मौजूद रहे। मैं जरा हारून साहब की तरफ जाती हूँ। हारून साहब, खातीन की जो ये बात कर रहे हैं, अभी मैं पढ़ रही थी पीपल्स पार्टी की जो शहरी रहमान साहिबा हैं, उन्होंने तो इल्ज़ाम लगाया कि खातीन को बड़ी तादाद में निकलने नहीं दिया गया, पीपल्स पार्टी को वोट कास्ट ठीक से नहीं करने दिया गया, उन्हें रोका जा रहा है, ये सरासर धांधली है। अभी तो आप बहुत सी कहानियां सुनेगी। शेरी रहमान तो अभी 1 घंटा पहले ये कह रही थी कि पीपल्स पार्टी को अक्सरियत, वाज़ेह अक्सरियत मिल जाएगी। हालांकि इसका इम्कान बहुत कम है। अभी रिजल्ट तो सारे सामने नहीं आए और क्रिकेट मैच की तरह आखिरी वक्त तक कुछ भी हो सकता है। मुमकिन है कोई उम्मीदवार कहीं हार रहा हो और बाद पोलिंग स्टेशनों से नतीजा, मगर ज्यादा इम्कान यही है कि जीतेगी पीटीआई और आजाद उम्मीदवार उसके साथ जाएंगे। यानी 2-4 सीटें भी उसकी ज्यादा हुई तो आजाद उम्मीदवार कहाँ जाएंगे। और दूसरा ये रुझान नजर आया है वहां पे वाज़ेह, लोग मरकज के साथ जाना चाहते हैं। वो जो रुझान पहले भी था, वरना इसमें शुबह नहीं। कल बहुत कुछ लोगों ने, और आपको अंदाजा ही वो लोग कौन होंगे, जब मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, भुट्टो ने भी बात की, बेनजीर ने भी की और जरदारी ने भी की। हालांकि हम कहते यही रहे कि बालातरी निस्बतन पीटीआई को हासिल है। वैसे आप क्यों कहते थे हारून साहब, पीटीआई जो ये बात करती है, आप कह रहे हैं पीटीआई, मतलब हम सबको नजर आ रहा है कि मरकज ही वहां पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी हमें सरप्राइज नहीं कर सकी। इन फैक्टर्स के ऊपर मैं बात करूंगी, मगर क्या लोगों का पीटीआई के साथ मिलने की वजह यह है कि जो आखिरी वक्त में जाके बड़े बड़े ऐलानात किए हैं कि 1 वोट के बदले में जिस तरह से उन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं, असद उमर साहब के ट्वीट्स हमने देखे हैं कि सूबे के लिए तरक्याती काम शुरू हो जाएंगे, क्या ये वजह बनी है कि अवाम पहुंच गए पीटीआई के साथ? जी जाहिर है सबसे बड़ा फैक्टर यही है। देखो, अली अमीन ने तो गवारा वाली बात की, उसका इतना असर नहीं हुआ, बल्कि उसका तो कुछ मनफी असर भी, कुछ मुस्बत हुआ होगा तो मनफी भी हुआ होगा। पढ़े लिखे लोग हैं, 90-95% तो शायद नहीं है, मगर मेरा ख्याल है 70 से 75% लिटरेसी रेट है, तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है शायद सवात के सिवा। और बहुत कम इलाके हैं, ये तो कराची में भी नहीं है लिटरेसी रेट, लाहौर में भी नहीं है, फैसलाबाद में भी नहीं है। लिटरेसी रेट ज्यादा है, लोग टफ हैं, समझदार हैं, तहम्मुल निस्बतन ज्यादा है। बहुत चतराल में और इस इलाके के लोगों में, जो सेंट्रल एशिया से इमिग्रेंट्स हैं, इनमें तहम्मुल ज्यादा है। इनकी अपनी खुसूसियात हैं जो मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं बयान करूंगा। तो एक सादा नुक्ता है कि मरकज ही तरक्याती अखराजात ज्यादा से ज्यादा दे सकता है। मसलन हेल्थ कार्ड कितना बड़ा मसला है, हर की तरह फैली हुई आबादियां हैं, बहुत छोटे छोटे देहात हैं, 97% रकबा तो काबिल रिहाइश ही नहीं है। बाद लोग तो इस तरह पेश करते हैं कि जैसे कोई मरगजार है, स्विट्जरलैंड है, ऐसा नहीं है। जहां कहीं है सब्जा, मसलन खपलू में है, मसलन शंग्रीला है, मसलन और बहुत सी जगह पॉइंट आउट की जा सकती हैं, बे इंतहा खूबसूरत है, लेकिन काबिल काश रकबा कम है। आलू पैदा होता है जो सारे मुल्क में आता है, बाकी तो स्मगलिंग है। 10-12 बिलियन डॉलर, 9-10 बिलियन डॉलर की स्मगलिंग है, और ट्रेड से भी फायदा होता है उन्हें। तो देखिए, वो अपने इलाके की तरक्की चाहते हैं, और रुझान ये है, बलूचिस्तान में भी यही रुझान, बलूचिस्तान भी मरकज के साथ जाता है, पॉलिटिकली डिवाइडेड होता है, ये भी पॉलिटिकली काफी डिवाइडेड है। कश्मीर भी मरकज की तरफ जाता है। और फिर ये है कि नून लीग तो वैसे निकल गई रन से। साहब, ये बड़ी हैरान कुन बात है। मैं और आप बैठ के पीटीआई और पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, नून लीग ने अपना बयानिया बेचा है, बड़े जलसे किए हैं, मरियम साहबा खुद वहां पे पहुंची थी, नून लीग कैसे निकल गई अंदर से? बयानिया से खराबी हुई ना। देखिए, पिछले से पिछले इलेक्शन में आप सर्च किया था कि फौज के खिलाफ नवाज शरीफ साहब ने मुजफ्फराबाद में तकरीर कर दी। इसके बाद एक बहुत अहम आदमी ने मुझसे कहा कि फौज के खिलाफ तकरीर करके आजाद कश्मीर में कोई नहीं जीत सकता। अगले इलेक्शन में उन्होंने एहतियात बरती। तो यहाँ ये लोग और भी सेंसिटिव हैं। देखिए, कितनी बार हमने अर्ज किया है कि ये खुद शामिल हुए हैं, इनका चॉइस है। पाकिस्तान इन कोई किसी ने इनकी मदद नहीं की। यानी वैसे तो कश्मीरी भी अपनी आजाद मर्जी से शामिल हुए, मगर ये तो खुद शामिल हुए, खुद उठे, खुद बगावत की और खुद ऐलान कर दिया पाकिस्तान के साथ इलाक का। इनसे किसी ने कहा तो नहीं था कि आप इलाक का ऐलान करें।
तो वो फौज के खिलाफ अगर बात जो कोई करेगा उसे गिलगित बल्तिस्तान में वोट नहीं मिल सकते। और ये मेरा ख्याल है कि आजाद कश्मीर पे भी इसका असर होगा। नवाज शरीफ की तकरीरें वहां सुनाई जाएंगी, वहां भी लोग बड़े जज्बाती हैं पाकिस्तान के मामले में। क्या उन्हें मकबूजा कश्मीर नजर नहीं आता? मकबूजा कश्मीर में जिस तरह को 1 लाख आदमी शहीद किए गए हैं, 20-25 हजार नौजवान टार्चर सेलों में पड़े हैं, खातीन की जिंदगी गुजरन है, दवाई लेने कोई जा नहीं सकता, उनके साथ महकूमों के साथ भी ऐसे सलूक नहीं किया जा सकता। शायद बोस्निया में ऐसा कत्लेआम हुआ था या इजरायली करते हैं। तो क्या लोग अंधे हैं कि भारत नवाज पार्टियों को वोट दें? पीपल्स पार्टी ने तो अपना रवैया दुरुस्त किया, मैंने आपको बताया था। जरदारी साहब ने कहा कि मुकदमात में झेल लूंगा, लेकिन आप बिलावल को अब फ्री हैंड दें। उन्होंने सभी को फ्री हैंड दिया, फौज तमाम थी ही नहीं। और इलेक्शन बहुत अच्छा हो गया वहां पे। स्काउट से पुलिस थी, पुलिस उन्होंने मंगवाई, सिंध से भी मंगवाई, अपना पख्तूनख्वा से मंगवाई, पंजाब से मंगवाई, लेडीज पुलिस खास तौर पे, क्योंकि ये यानी कदामत पसंद लोग हैं, बहुत शाइस्ता लोग हैं और पर्दा वर्दा खातीन करती हैं। बहुत सेग्रीगेशन नहीं है, लेकिन बहुत कदीम जो तरीका था बरे सगीर का भी और कदीम अरबों का भी कि खातीन अलग रहती हैं जी, गुलती मिलती नहीं है ज्यादा, बहुत कम ऐसा आपने देखा होगा। लेकिन पढ़ी लिखी हैं, तालीम का वहां पे शऊर है और उसकी वजह से नून लीग को तो कुछ मिलने वाला नहीं था और बाकी काम जो है मरियम साहबा ने खराब कर दिया। उनके मशीर कौन है? मरियम के मशीर अपने जहन में लाए, मैं नाम नहीं लेता, वो सबको ज्ञात हो गया। 3 नॉन एंटी पाकिस्तान है, तहरीक पाकिस्तान के मुखालिफ, इस्लाम का नाम लेने के रवादार नहीं। उम्मत का नाम लिया जाए तो उनकी जुबानों पे छाले पड़ते हैं। भारत के साथ हमदर्दी है, पहले रूस के लिए काम किया, फिर सोवियत यूनियन के लिए, फिर अमेरिका के लिए काम किया। वो तो मशीर है इस वक्त मरियम के। तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने वोट देंगे? आप भारत की बात कर रहे हैं हारून साहब। चलिए, हम किसी इखलाकी तौर पे ये दुरुस्त भी नहीं कि हम किसी पार्टी का नाम लेके कौन हुकूमत में आ गया है या आने वाला है। कोई भी पार्टी अपनी हुकूमत गिलगित के अंदर बनाती है, कोई भी पार्टी, तो उसका भारत के हवाले से क्या रोल रहेगा? क्योंकि भारत ये ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, हमारे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है कि वो लोग, भारत के लोग, भारत की हुकूमत यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है गिलगित के अंदर। देखिए, उन्होंने 700 अफराद की मलेशिया बनाई है। गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान ही में टारगेट होगा उनका, सी पैक को डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन वो 700 आदमी जो है, यहाँ भी एक फौज मौजूद है, रेंजर्स मौजूद हैं, सबसे बढ़कर इस इलाके के लोग मौजूद हैं। मुल्कों और कौमों की हिफाजत कौमें खुद किया करती है, सिर्फ फौज नहीं करती। यहाँ बड़ी यकसुई पाई जाती है, यहाँ से कोई गद्दार नहीं उठा। अपने मुतालबात के मामले में भी इन लोगों ने इतने सब्र का मुजाहरा किया। हालांकि ये बड़े हार्ड बार्गेनर है, मैं आपको बताऊं, ये बड़े टफ, इंतहाई हार्ड बार्गेनर है। आपने देखा ना, कुछ लोग जो कालीन बेचते हैं वो तो खैर इस इलाके के नहीं है। 10,000 रुपए का कालीन जो है वो उसकी कीमत आखिर में 700 रुपए तय होती है। ये बादशाह टाइम में सबसे बड़ा मसला यही था। लेकिन मुल्क के मामले में सेंसिटिव हैं, हसास हैं, साबर हैं, शाइस्ता हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी देही सिंध के कुछ लोग, सराइकी बेल्ट के और शमाली इलाके के लोग सबसे बेहतर अखलाकी एतबार से शमाली इलाके के लोग हैं। कम्युनिटी सेंस है, एक दूसरे की मदद करते हैं, मुश्तरका बागात हैं, उनके मसाइल हैं, उस पर फिर अलग बात करेंगे। भाई, तजारत से भी तो इन लोगों को फायदा हो ही सकता है ना। ये सारे लोग तजारत में इन्वॉल्व हों, ज्यादातर पॉलिटेक्निक अदारे खोले जाएं, स्किल सिखाई जाएं और ऐसे अदारे जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स के अदारे बनाए जाएं, जिससे ये लोग अपना रोजगार कमा सकें। आगा खां फाउंडेशन ने वहां काम किया, उससे ज्यादा इन बातों को हारून साहब मैं तरजीहात कह सकती हूँ कि ये तरजीहात में शामिल होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट, जो भी वहां पे पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है, या तरजीहात कुछ मुख्तलिफ होनी चाहिए? नहीं, तरजीह तो देखिए ना, तरक्की होनी चाहिए ना। पसमानदा इलाका है, वैसे ये देही सिंध और देही बलोचिस्तान से ज्यादा पसमानदा नहीं है। उसकी वजह इनकी अपनी हिम्मत और इस्तेदाद है। ये बेकरी का काम बहुत जानते हैं। मैंने दरिया किनारे एक आदमी को देखा कि वो संगे खारा से हैंडीक्राफ्ट्स बना रहा था और बर्तन बना रहा था।
बहुत बाहिम्मत लोग हैं, 20-20, 15-15 मील पैदल चल सकते हैं। एक चरवाहे से मैंने पूछा, थोंगमो से गांव है, ये तकरीबन आखिरी गांव है मकबूजा कश्मीर के साथ, दरिया शेबक जहां से दाखिल होता है। मैंने पूछा कि यहाँ से मकबूजा कश्मीर जा सकते हैं? उसने कहा बहुत आसानी से। मैंने कहा कितना वक्त लगेगा? उसने कहा कुछ भी नहीं जी, 8 दिन पहाड़ चढ़ना है और दूसरी तरफ उतर जाना है। अच्छा, तो ये वो मैंने कहा पहाड़ पे कैसे चढ़ सकते हैं इतने ऊंचे पहाड़ पे? उसने कहा मैं वहां बकरियां चराने के लिए जाता हूँ। तो ये यानी मसाइल तो हैं, तिब्बी मसला बहुत है मेडिकल का जी। उसका हल ये है कि ये वो जो वीडियो से काम लिया जाए। अब दुनिया में नई टेक्निक्स आ गई हैं, दवाएं जो हैं वो अब बड़ी कंपनियां हैं पहुंचाने वाली, हर तरह के अदारे बन गए हैं, दवाएं पहुंचाई जा सकती हैं कम्युनिकेशन के जरिए। तो ये देखिए ना, मैं आपसे स्पाइक पे बात कर रहा हूँ ना, तो इसी तरह बात हो सकती है, इसी तरह किया जा सकता है। और एम्बुलेंसेस बनाई जा सकती हैं 11, 22 की तरह। कोई मसला ऐसा नहीं है जो हल ना हो सकता हो। लोग तावन करने वाले हैं। किसी जमाने में यहाँ फसादात होते थे, कभी कभी होते थे, हमेशा तो खैर रही, मगर अब तो एक अरसा हुआ कि ऐसी कोई चीज नहीं हुई। अब लोग जो हैं वो उस बुनियाद पे मुनकसिम नहीं, वो एक पहलू है, मसले की पहलू एक है, और वो आप देख रहे हैं कि वो ज्यादा असरअंदाज नहीं हुआ है इलेक्शन पे। बिरादरियां हैं वो इम्पोर्टेंट है, उम्मीदवार इम्पोर्टेंट है, सरमाया भी इम्पोर्टेंट है। खपलू में एक साहब ने 40 तरफ के असासे डिक्लेयर किए और 20 करोड़ रुपए निकलवाए बैंक से। ठीक, तो वो इस तरह की चीजें तो खैर होती हैं इलेक्शन में। हारून साहब, कुछ इस तरह की भी बातें, धांधली के ऊपर मैं बात करती हूँ हारून साहब, लेकिन ऐसी भी मालूमात हैं कि लोग पॉलिटिकल जो नुमाइंदे उनसे ज्यादा ट्रस्ट उन लोगों पर कर रहे हैं जो आजाद हैसियत में खड़े हैं, कि किसी पार्टी ने कुछ नहीं देना, किसी ने कुछ नहीं किया, आजाद उम्मीदवारी हमारे लिए रास्ता है। ये 5 जगह पे जब ये टिकट देते हैं ना, मैं आपसे हमेशा अर्ज करता हूँ, बुनियादी अदारा है पॉलिटिकल पार्टी जमहूरियत का, पार्लियामेंट बुनियादी अदारा नहीं है। पार्टियों की तश्कील गैर जमहूरी है, साइंटिफिक तरीके से काम नहीं करती, इलाके के लोगों से पूछ कर टिकट नहीं देती हैं, सर्वे नहीं कराती हैं। इमरान खान साहब तो कहते हैं मैं सर्वे पे बिलीव ही नहीं करता, अगर कोई उनके हक में आ जाए तो उसको उछालते हैं, वरना कहते हैं मैं सर्वे पे बिलीव नहीं करता। अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कि 67% वोटर मेरे साथ है, और उन्होंने कहा एक सर्वे हुआ था, 67% तो कायदे आज़म को मिल सकते थे, 75 उन्हें 75.6% मिले, तो 67% वोट तो कभी नहीं मिले। बड़ी शानदार फतह थी एमएमए की, तो उसमें 48% वोट उनको मिले थे। पीपल्स पार्टी को 35% से लेकर 39% तक वो वोट मिले अपने उरूज के दौर में। चलिए हारून साहब, अब देखना ये है कि कौन कौन से फैक्टर किस पार्टी के अंदर ज़ाटेंट होंगे, किसी की भी हार या जीत के हवाले से, और खास तौर पे जो सूबे के हवाले से, गिलगित के हवाले से बात की जाती है, सूबा बनेगा या नहीं बनेगा, इसके ऊपर मैं तफसील के साथ आपके साथ बात करूंगी, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से मुतालिक बात चल रही है। हारून साहब की तरफ मैं आती हूँ, मगर जिस तरह से हमने गिलगित से अपने नुमाइंदा राना तारिक से वहाँ की सूरत हाल के बारे में जाना, स्कर्दू की भी सूरत हाल क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम मौजूद होंगे, उनकी तरफ बढ़ते हैं। इमरान, मुझे ये बताएगा कि गिलगित की सिचुएशन हमारे सामने आ गई, स्कर्दू में इस वक्त क्या पोलिटिकली आप हालात देख रहे हैं, लोगों का ज्यादा रुझान किस पार्टी की तरफ नजर आया, और इस वक्त क्या वहाँ पर किसी किस्म की कोई ऐसी सूरत हाल भी बनी कि कहा जा सकता है कि नाखुशगवार थी और हालात कुछ कशीदा हो गए? स्कर्दू के देखें 4 हल्के हैं, चारों हल्के में से एक सीट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ से निकाल चुकी है। स्कर्दू 1 से जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा ज़करिया मकबून, वो कामयाब डिक्लेयर पाए हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक, और 1100 वोटों की वो लीड से जीते हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी रह चुके हैं मेहंदी शाह, वो उन्हें शिकस्त दे के जो है वो गैर हतमी नताइज के मुताबिक वो कामयाब हो चुके हैं। जबकि दूसरा जो हल्का है वहाँ से भी जो MWM के उम्मीदवार हैं काज़म मीसम, वो जो है गैर हतमी नताइज के मुताबिक कामयाब हुए हैं। तीसरे हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज़ाद उम्मीदवार के दरमियान कांटे का मुकाबला रहा, लेकिन अब तक 48 पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट सामने आए हैं उसके मुताबिक
जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वज़ीर सलीम, वो क्रॉस कर गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फ़िदा मोहम्मद नशाद को। इससे पहले जो इब्तिदाई रिजल्ट आ रहे थे उसमें फ़िदा मोहम्मद नशाद जो है वो लीड कर रहे थे, लेकिन 48 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आने के बाद अब ये लीड कर गए हैं। चौथा जो हल्का है स्कर्दू का, उसके नताइज का ताहाल जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। अगर हम सारे दिन की बात करें तो जैसा कि आपने सवाल किया है कि किस तरह के हालात रहे हैं, तो पूरा दिन सिक्योरिटी के बड़े बेहतर इंतजाम देखने में आए हैं। जितने भी पोलिंग स्टेशन स्कर्दू के शहर के थे, हल्का 1 के थे, और इसके अलावा जो हल्का 3 है स्कर्दू का, वहाँ पर भी बड़े बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतजाम हमने देखे। और पोलिंग में भी लोगों ने बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नहीं, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि कुछ हिस्सों में आजाद उम्मीदवार चले गए, फिर आप पीटीआई की बात कर रहे हैं, तो जो मुखालिफ पार्टियां हैं वो इस रिजल्ट को तस्लीम कर रही हैं। अभी तक ये गैर हतमी है, लेकिन क्या वो तस्लीम कर रही हैं इस बात को? बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था कि जो हल्का 1 है स्कर्दू का, जिसे JBLS 7 भी कहते हैं, वहाँ से गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीटीआई के उम्मीदवार राजा जो अपना जिक्रिया है मकबूल, वो कामयाब करार पाए हैं। लेकिन इस फतह के बाद, इस अनाउंसमेंट के बाद जो हमने देखा, जो गैर हतमी नतीजा सामने आया, जो पीटीआई के कारकुनान थे वो अपनी फतह का जश्न मना रहे थे, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद मेहंदी शाह के जो कारकुनान थे, उन्होंने अपना फतह का जश्न मनाना जो है वो शुरू कर दिया। और ये स्कर्दू के जो यादगार चौक है, वहां पर ये जश्न मनाया जा रहा था, और दोनों पार्टियों के जो वहां पर सेक्रेटेरिएट बनाए गए थे इलेक्शन के हवाले से, वो बिल्कुल करीब थे, कुछ ज्यादा फासला नहीं था। और इसी जश्न के दौरान बीच में किसी ने कुछ ऐसा किया कि दोनों पार्टी के जो कारकुनान थे एक दूसरे के सामने आए हैं, उनके दरमियान तसादम हुआ है, हंगामा आराई हुई है, डंडे उठाए गए हैं और उसके साथ पथराव भी किया गया है, जिसके बाद वहां पर यादगार चौक के ऊपर हालात जो है वो कशीदा भी हुए हैं। पहले इतलात आ रही थी कि कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, लेकिन जब SP जो है स्कर्दू शहर के इसाक हुसैन, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात को डिनाई किया है कि तसादम ज़रूर हुआ है, और तसादम होने के बाद हमने तमाम सूरत हाल को कंट्रोल किया है, हालात को कंट्रोल किया है, लेकिन कोई भी ज़ख्मी होने की इतला हमें किसी जगह से, इवन के कोई जो ज़ख्मी है वो हस्पताल तक नहीं पहुंचा। तो ज़ख्मियों के हवाले से मुतज़ाद जो इतलात थी वो तो उन्होंने डिनाई कर दी कि कोई ज़ख्मी नहीं है। तो लेकिन इसके बावजूद जब ये वहां पर जश्न हो रहा था, वर्कर थे जो जश्न मनाने के लिए निकले थे और आपस में भिड़ गए, कितनी तादाद थी पीपल्स पार्टी और पीटीआई के वर्कर्स की? पीपल्स पार्टी के गालिबन जो वहाँ पर कारकुनान हमने देखे हैं वो तकरीबन कोई 150 से ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान जो कामयाबी का जश्न मना रहे थे वो खासी तादाद में थे, वो तकरीबन कोई 700-800 से। चलिए, आप हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच इमरान, आप हमारे साथ रहिएगा, आपसे बात करेंगे। हारून साहब, आपने स्कर्दू की हालत तो सुनी कि वहाँ पर क्या हुआ, अहलकार वहाँ पर कब पहुंचे, कैसे सूरत हाल बनी, नताइज के हवाले से बात करूंगी, इसके ऊपर आपका कॉमेंट पहले ले लूँ मैं। गुज़ार ये है कि 1970 में कोई रोजनामा कोहिस्तान मरहूम में जो अल्लामा इकबाल के पुराने घर के साथ जो दफ्तर था, वहाँ बल्तिस्तान का एक नौजवान हेल्पर था, बड़ा खुश अखलाक और बड़ा साबर। उसे लोग तंग करते थे, कोई शेखुपुरा के, गुजरावाला के खुशनवीस कभी कभी उसे छेड़ते थे। मतलब कोई तंग करने से मुराद ये नहीं है कि उसे हंसने हंसाने के लिए तंग करते थे। और जब बहुत उसे तंग करते थे तो वो कहता था कि जा तुझे बतखें काटें। ये हैं ये लोग, इन लोगों को आप समझते नहीं है। ये सियासतदान तो इन्होंने तशद्दुद की तरगीब दी है, बिलावल ने गरमाया भी है, मगर देखिए ना क्या जुबान इस्तेमाल की। और अली अमीन तो खैर सारी अधिक बार मतलब ये वो अली अमीन ने तो वो गुफ्तगू की कि जो घर में बैठ के भी नहीं करनी चाहिए, और चे जाए कि वो टेलीविजन पे नशर हो रही है और इस पे उन्हें कोई रत्ती बराबर भी शर्मिंदगी नहीं है, ठीक है। और जो हमारे पीटीआई के लोग हैं, जब मुराद सईद साहब वहां जाएंगे तो फिर क्या होगा? बिल्कुल। और यही अपना मोहतरमा का था। मोहतरमा तो खैर ये कहती है ना कि हुकूमत हमारे हवाले करो, इमरान खान को निकालो तो ये मुल्क ठीक है, वरना ये मुल्क ही ठीक नहीं है, और हमारी भारत नवाजी पे भी कोई एतराज न करो। ये इन लोगों ने वहां जाकर माहौल में कुछ कशीदगी पैदा की है। लेकिन वजीर आला ने क्या कहा? उसने कहा मैं 87 बरस का आदमी हूँ, मुझे कुछ इससे लेना देना नहीं है, बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ। पोलिंग स्टेशनों पे धांधली नहीं हुई, एक पोलिंग स्टेशन की शिकायत है। अब 1000 पोलिंग स्टेशन या इससे कुछ ज्यादा है, एक पोलिंग स्टेशन की शिकायत है, 2, 4 की हो, 6 की हो, 10 की हो। क्या पंजाब में ऐसा होता है? क्या सिंध में ऐसा होता है? बाकी जगहों पे ऐसा होता है?
मैंने आपसे हमेशा अर्ज किया कि सियासी पार्टियों की जितनी कैपेसिटी है उतनी धांधली करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज ये पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन इलेक्शन थे। सही। देखिए 1970 को कहा जाता है फेयर इलेक्शन थे, वहां तो मुजीब गुंडागर्दी कर रहा था, उसने तो जलसा नहीं करने दिया था मौलाना मौदूदी को पलटन मैदान में और मार मार के भगा दिया था, और बाद में भी उसने गुंडागर्दी से हुकूमत हासिल की, हालांकि उसको मेजॉरिटी थी, इख्तियार तो खैर उसे मिलना चाहिए था। तो ये इस इलाके में गुंडागर्दी नहीं है, ये और तरह के लोग हैं, ये अपने चश्मों की इबादत करते हैं। कोई आदमी चश्मे के पानी में आलूदगी शामिल करे, वो कदीम जमाने में तो ये था कि उसे इलाका बदर कर दिया जाता था। ठीक। मुश्तरका बागात दुनिया में कहीं है इस कुर्रे अर्ज पे? एक हारून साहब मैं आपका लेती हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ब्रीफिंग करने जा रहे हैं, प्रेस ब्रीफिंग देने जा रहे हैं, इससे मुतालिक बात करेंगे, लेकिन इसके बाद वेलकम बैक। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से कि कहां कहां पर वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है, कहां कहां पर वोट अभी काउंट किए जा रहे हैं। मैं हारून साहब की तरफ आती हूं, मगर इस वक्त दियामिर से शाहिद चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, वीडियो लिंक पर उनकी तरफ चलते हैं। शाहिद, मुझे ये बताएगा, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी गुफ्तगू किया है दियामिर के हवाले से कि वहां पर अभी ये वोटिंग का अमल जो है जिसको काउंट करना शुरू उन्होंने कर दिया है, वो भी मुसलसल जारी रहे हुए है। दूर दराज का ये इलाका है और कहा जा रहा है दुश्वार गुजार भी है। खातीन के हवाले से कहा जाता है कि माजी में यहाँ पर इतना ज्यादा हक की रायदही का इजहार करने का खातीन को मौका नहीं दिया जाता था। इस बार खातीन की कितनी बड़ी तादाद आपको नजर आई है पोलिंग स्टेशन के अंदर जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया, और इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल वहां पर क्या है? जी बिल्कुल, इस मरतबा अगर हम बात करें दियामर के 4 हल्के हैं जहां पर ये पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहा। इसमें खवातीन के हवाले से इस मरतबा भी कुछ दुश्वारी का सामना था। सबसे पहले तो यहाँ पर जो पोलिंग स्टाफ है खवातीन के लिए वो खवातीन का रखा गया था, और पोलिंग स्टाफ कम होने की वजह से दीगर जो अजला हैं साथ वहां से जो स्टाफ था उसको बुलाया गया था। स्टाफ ना आने की वजह से कई पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पर पोलिंग जो है वो आज ताखीर का शिकार रही है। खवातीन को मसाल रहे, उनकी लंबी कितारें जो है वो भी देखने में आई। जो माजी में ये था कि खवातीन घरों से नहीं निकलती, ऐसा नहीं था। इस दफा दियामर के हल्कों के अंदर जो है यहाँ पर भरपूर खवातीन का रश रहा, उन्होंने अपना हक की रायदही जो है वो इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दियामर के हल्का GBA 2 के अंदर यहाँ पर भी खवातीन की बड़ी तादाद हमें नजर आई। GBA 1 के अंदर जो है वो खवातीन के हवाले से शिकायत जो है वो आज ज्यादा थी। उसकी वजह ये थी कि वहां पर जो खवातीन स्टाफ था वो बर वक्त नहीं पहुंच सका था। इसके साथ साथ यहाँ पर 155 पोलिंग स्टेशन थे जिनमें 64 पोलिंग स्टेशन जो थे वो सिर्फ खवातीन के थे। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि 64 जो पोलिंग स्टेशन है वो खवातीन के लिए बनाए गए थे, जबकि 19 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जो कि कंबाइन रखे गए थे। 1,19,000 वोटर्स हैं 4 हल्कों के अंदर, और इसके अंदर खवातीन की आप अंदाजा करें कि बहुत बड़ी रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है। और यहाँ पर इस मरतबा भी खवातीन जो है अब इस मरतबा निकली है, उन्होंने वोट अपना जो है हक की रायदही इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज थी वो ये था कि इस मरतबा इंतखाबात बहुत पुरअमन रहे। दियामर के हवाले से ये कहा गया था कि 130 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया था। थैंक यू सो मच चौधरी, थैंक यू सो मच। आपसे मजीद भी दियामर के हवाले से अपडेट हासिल करते रहेंगे। हारून साहब, अभी आपने शाहिद चौधरी साहब को भी सुना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान साहब ने बड़ी जिम्मेदार गुफ्तगू की और बिल्कुल बजा उनकी तरफ से कहा गया, और जिस तरह धांधली का शोर ऑपोजिशन कर रही है उन्होंने धांधली फ्री इलेक्शन इसे करार दिया गया। नतायज कुछ भी हो, क्या ऑपोजिशन इन नतायज को खुश उसलूबी के साथ कबूल कर लेगी? हारून साहब, कभी किसी ने कबूल किया है आज तक? इमरान खान साहब ने कबूल किया था। इमरान खान साहब ये कैसा कहते थे, देखिए धांधली तो 1913 में भी हुई, 2013 में भी, 2018 में भी हुई, महदूद धांधली हुई, इसमें कोई शुबा नहीं है। पोलिंग स्टेशनों पे नहीं हुई थी, कराची में हुई थी, देही सिंध में हुई थी पोलिंग स्टेशनों पे, बाकी शाज कहीं हुई थी। 2013 में नून लीग ने पटवारियों से, तहसीलदारों से, स्कूल के अमले से, बलदती अदारों के अमले से काम लिया, रुपया भी ज्यादा खर्च किया। मगर इमरान खान ये समझते थे और आखिरी वक्त तक समझते रहे कि मैं जीत रहा था, जीत वो नहीं रहे थे, उन्होंने टिकट ठीक नहीं दिए थे, उन्होंने माना था।
तो नून लीग कैसे ने माना है, अब कैसे मानेंगे? अब पीपल्स पार्टी तो ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि हमें फ्री हैंड मिल गया, सभी को फ्री हैंड मिला, फ्री हैंड मिल गया है और पुराने कारकुनों को हमने घरों से निकाल लिया है और हमारी खिदमत उनकी थी, तरक्याती काम नहीं किया। तो तरक्याती काम करना बड़ा मुश्किल है, वो तो सिंध में भी नहीं किया उन्होंने। जब पैसे जहां बनते हो वही वो करेंगे। आजाद कश्मीर में भी यही सूरत हाल रही थी, तो मानेगा कोई नहीं। बाकी ये है कि जितनी जिसकी बसात है, वैसे तो इलेक्शन ओवरऑल मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर इलेक्शन तो नहीं है। बाकी तफसीलात आ जाएगी तो अंदाजा हो जाएगा, इससे बेहतर इलेक्शन तो मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, लेकिन हारून साहब मुझे आप ये बताइए, कोई सवाल है जिसका उन्होंने जवाब न दे दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने? 3 सवाल किए गए, तीनों का उन्होंने नहायत उम्दा जवाब दिया और खामोश होना पड़ा अखबार में। बिल्कुल वही बड़ी जिम्मेदार गुफ्तगू की। हारून साहब, सबसे बड़ा जो एक वादा किया है पीपल्स पार्टी और नून लीग या फिर पीटीआई, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के हवाले से बात की है, तो ये सूबा बनेगा या फिर यहाँ पर भी बात वादों तक रह जाएगी जो कभी वफा नहीं होते? किसी का बाप नहीं रोक सकता सूबे को। अपोजिशन की सारी पार्टियों ने एग्री किया है और पीछे हटेंगी तो तबाह हो जाएंगी सियासी तौर पर। इस्टेब्लिशमेंट उसके लिए तैयार है, सूबे की नोयत मुख्तलिफ होगी। देखिए वैसे तो सूबा बन ही गया था ना, यानी नीम सूबा तो बन ही गया, वजीर आला भी है, गवर्नर भी है, अदालतें भी हैं, लेकिन पूरे इख्तियारात तो नहीं दिए गए। सेनेट में अब नुमाइंदगी का सवाल है, आरजी सूबा बनेगा। उसकी वजह यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जब रायशुमारी है, कश्मीर का हिस्सा था ना। ये कश्मीर का हिस्सा तारीखी तौर पर रहा नहीं है। कश्मीर का हिस्सा तो मीरपुर भी नहीं रहा, पंजाब का हिस्सा था। पिछली सदी के शुरू में जब रूसी फौज के खतरा था, आमू तक पहुंच गई थी कि अफगानिस्तान को अबूर करके वो पहुंच जाएगी, इस इलाके बर्रे सगीर में दाखिल हो जाएगी, तो मीरपुर का इलाका कश्मीर में शामिल कर दिया गया और मानसेरा जो कश्मीर का हिस्सा था उसे पख्तूनख्वा में शामिल कर दिया गया। उस वक्त तो पंजाब में शामिल किया गया, बाद में पख्तूनख्वा सूबा बना, पहले उसे सरहदी सूबा कहा जाता। तो गुजारिश ये है कि इससे बेहतर नहीं हो, बंदोबस्त नहीं हो सकता। आरजी सूबा बनेगा, सेनेट में उतनी नुमाइंदगी नहीं मिलेगी, कौमी असम्बली में मिलेगी, इख्तियारात मिलेंगे, कोई इससे पीछे नहीं हट सकता। ये पढ़े लिखे लोग हैं और अपने हुकूक से आशना हो गए हैं। आजादी हमेशा अपनी तकमील चाहती है। जबर से कोई रोकने की कोशिश करेगा तो उसकी रेजिस्टेंस होगी। जबर से कौन रोकने की कोशिश करेगा? वहां तो कबायली इलाके के इंतजाम में तो मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई रुकावट डाल रहे थे, और सब जानते हैं कि क्यों डाल रहे थे। लोग तो चाहते थे कि रोक सके उसको। नून लीग ने इस प्रोसेस को शुरू किया, इमरान खान ने उसे मुकम्मल किया, एस्टैब्लिशमेंट की पूरी तायद हासिल थी। जब सारी मौसर कुव्वतें उसके हक में हैं तो लोग पीछे नहीं हटने देंगे, कोई नहीं रोक सकता सूबा बनने को। ठीक है, बिल्कुल आपने तदरीज सारे मुंतकिल होंगे और लोगों को इस पे अपना इसरार करना चाहिए, ये उनका हक है। ठीक, चलिए हारून साहब, देखते हैं नताज क्या निकलते हैं, कौन सी पार्टी हमें गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के तख्ते पर बैठती हुई नजर आती है। इससे मुतालिक तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही देर के बाद चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी। कुछ और चीजें भी सामने आई हैं हारून साहब, कुछ तज़किरा उनका भी होना चाहिए। जैसे जहांगीर तरीन साहब एक मरतबा फिर से खबरों की जीनत बन गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सामने आ गई हैं उनकी चीजें। देखिए जी, अपना दावा तो नहीं करना चाहिए, मगर पेशगोई करने में बहुत ज्यादा नहीं हिचकिचाना चाहिए। जो बाइडेन के मामले में लोग हिचकिचाते रहे, हमने कहा था जीत जाएगा, अंदाजे गलत भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं। तहरीक इंसाफ के अगर मेजॉरिटी न भी हुई तो आजाद उम्मीदवार उसके साथ जाएंगे। जब पूरे सूबे का रुझान जो है, वैसे तो आपको पता आबादी कितनी है, लाहौर के 3 महलों के बराबर है। जौहर टाउन और अलामा इकबाल टाउन और गुलबर्ग ज्यादा से ज्यादा, इनको मिला लिया जाए अव्वल तो जौहर टाउन और अलामा इकबाल टाउन के बराबर होगी। जब सारे सूबे का रुझान ही मरकज की तरफ है तो आजाद उम्मीदवार कहाँ जाएंगे? और जहांगीर तरीन साहब होते तो जरा ज्यादा आसानी से हो जाता। ठीक है, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हारून साहब, जो तरीन साहब की बातें सामने आई हैं, कुछ आपकी बात हो सकी, कितनी कितनी मनी लॉन्ड्रिंग हुई या नहीं हुई? कोई बात हो सकी आपकी किसी अथॉरिटी से? ये पूरी कहानी ये है, एक कमेटी है, ठीक से नाम मेरे हाथ में रहा नहीं उसका, वजारत खजाना की, वो इंटेलिजेंस
जमा करती है, मॉनिटरिंग करती है उन लोगों के बारे में जो टैक्स पे नहीं करते पूरा या सिरे से पे नहीं करते, और वो मेरा ख्याल है बैंकों से भी मालूमात हासिल करते हैं। तो 600 केसेस उन्होंने भेजे, जिसमें 6000 बैंक अकाउंट थे। यानी एक आदमी के, कंपनी के 20 अकाउंट भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। उसमें ये 2 केस भी थे, जहांगीर तरीन और अली तरीन का भी, और जनाब शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे सुलेमान को कहते हैं ना थोक फरोश है, हमजा परचून फरोश है, हमजा थोक अपना सुलेमान थोक फरोश है। अब वो बाप बेटा तो जेल में है और सुलेमान तो भाग गया, वो उनका कमजोर नुकता था, उसे भागने का मौका दिया गया मेरा ख्याल। और बहुत खुश थे उस पे नून लीग के लोग कि जो हमारा कमजोर पॉइंट था तो उसे हमने फरार करा दिया। वालिद साहब जेल में हैं, दूसरे भाई जेल में हैं। अली तरीन की और जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी मुझे मुश्किल नजर आती है, इसके ऊपर से मंजूरी लेनी होगी। अच्छा। इस तरह के मामलात में सियासी रसूख कुछ न कुछ उसका अमल दखल होता है, और जहांगीर तरीन के सब बारसूख लोगों से मरासम है। मुश्किल होगी लेकिन नामुमकिन नहीं है। कायदे की बात तो यह है कि गिरफ्तार होने चाहिए, मगर ये भी उनका हक है कि वो अदालत में चले जाएं और जमानत करा लें। और अदालतें इस तरह के मामलात में हम कह नहीं सकते कि क्या करेंगी, ये अदालतों पे मुनहसर होता है। अदालतें बाद औकात बहुत नरमी करती हैं, बाद औकात जरा सख्ती से काम लेती हैं, और हम जाहिर है अदालतों से कुछ कह नहीं सकते, कोई चीज तजवीज नहीं कर सकते। देखिए उसमें देखने 3-4 चीजें होती हैं। मुल्ज़िम भाग तो नहीं जाएगा, भागने का तो खैर उनका कोई खतरा नहीं है, ठीक, या कोई कत्ल का मुल्ज़िम हो, ये उस तरह का संगीन मामला नहीं है कि किसी को नुकसान ही ना पहुंचाए, या कोई निशानात मिटा देगा, ये तो नहीं मिटा सकते। जो टीम है FIA की, दूसरा अदारा भी उसमें शामिल है, ज्यादा तो काम FIA के अफसरों ने किया है। मैं जब वाजिद ज़िया बने थे, आपको याद है मैंने क्या कहा था? वाजिद ज़िया से कोई कसूरवार, अब वो कितना ही मुअस्सर हो, ये तवक्को न रखे कि वो नरमी करेगा। सही, ठीक है। खुसरो बख्तियार बचे हुए हैं, चलिए इस पे भी बात करेंगे। अरुण साहब मेरे पास बड़ा टाइम, जिन साहब ने तफ्तीश की, जिन लोगों ने, उनमें से एक ने मुझे बताया उसके 250 अरब के एहसास हैं। मैं कह नहीं सकता कि जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, लेकिन ये तो वक्त लेकिन साबित करेगा। उनका तो मामला, इनका तो है 4 अरब 35 करोड़ ठीक का। है, ठीक है। उनके हैं 25 अरब रुपए, 25 अरब रुपए, और वो पापड़ वाले हैं, और कोई कुछ हैं, और कोई मुलाजमीन हैं, और कोई PN है, और वो सरीहन मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। चलिए इसके ऊपर अरुण साहब देखेंगे क्या होता है। वक्त बिल्कुल कम है मेरे पास अरुण साहब, एक दो और चीजें आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब एक धेले की करप्शन भी नहीं, हाँ वो ज्यादा धेलों की करते हैं अरुण साहब, करते हैं, इसे वो करप्शन नहीं। ठीक है। अच्छा अरुण साहब, गिरफ्तारी की बात आपने की, एक और गिरफ्तारी है जो साबिक MNA अब्दुल गफ्फार डोगर है, नून लीग से उनका ताल्लुक है। हुकूमत के ऊपर इल्जामात की बौछार हो रही है कि कुछ भी कर लें, ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर लें, इस हुकूमत को घर जाना होगा, मुल्तान का जलसा मुकर्ररा वक्त पर होगा। अच्छा, वो मैंने तो नहीं देखा उन पे इल्जाम क्या है। मैं तो गिलगित बल्तिस्तान के जब सो के उठा उस वक्त से लेके अब तक गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन देखता रहा। गैर कानूनी कब्जे के हवाले से उनके ऊपर इल्जामात है, धोखाधड़ी, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस किस्म की एलिगेशंस उनके ऊपर लगाई गई हैं। अब जहन में नहीं रहा वहाँ, वरना ऐसे अखबार में मौजूद हैं मुल्तान में जो सच बोलने वाले हैं, जो बाखबर भी हैं। इनसे कहें अगर खालिद मसूद खान मिल सकते हैं तो अभी वक्त कम है, अगर वो मिल जाए तो आपको बिल्कुल सही पोजीशन बता देंगे। हम देख लेंगे, प्रोड्यूसर साहब कोशिश कीजिए अगर मुमकिन है। कोई ताल्लुक नहीं है उसकी गिरफ्तारी से। वो कितने आदमी ले आता, कितने हजार आदमी वो ले आता। लोग तो वैसे भी बसों में लाद कर दूसरे शहरों से लाए जाएंगे। गुजरावाला में तो मकामी शहरी नहीं गए, कराची में तो मकामी शहरी नहीं गए, किसी क्वेटा में किसी जगह मकामी शहरी तो बराए नाम थे। तो वो जो मैले कपड़ों वाले और टूटे जूतों वाले हैं वो तो जलसों में नहीं जा रहे, कोरोना है, चलिए सर्द है।
बिल्कुल, वक्त खत्म हो गया अरुण साहब, शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर फॉलो अप देंगे, मगर इसके साथ साथ बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जिसके ऊपर मुझे बात करनी थी। असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन के अगवा और तशद्दुद के मामले पर सवाल सिर्फ यही आता है कि कानून, किसी भी मुल्क में एक कानून हो तो सिस्टम चलता रहता है। किसी भी मुल्क के अंदर बड़े अमीर लोगों के लिए, गरीबों के लिए मुख्तलिफ कानून हो तो सिर्फ बिगाड़ की शक्ल में सामने आता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।